सो लेट अस स्टार्ट विद फाइलम एनिलिडा। जो एनिलिडा है ये एनुलस वर्ड से बना हुआ है। एनुलस टर्म का मतलब होता है रिंग। इनमें रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको एनिलिडा नाम दिया गया है। पहली बार जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो एनिलिडा में ही आई, इसीलिए इसका नाम पड़ा एनिलिडा। वो एनिमल्स जिनमें रिंग लाइक सेगमेंट्स हो। बॉडी इनकी बाहर से भी डिवाइडेड होती है और अंदर से भी डिवाइडेड होती है अलग अलग सेगमेंट्स में, जो हम बता चुके हैं आपको। बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इनटू सेगमेंट्स एंड देयर इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं विद ट्रू सीलोम। पहली बार ट्रू सीलोम वो भी एनिलिडा से ही आई। इसके पहले एस्केलमिन्स था। एस्केलमिन्स में सीडोसीलोम थी, फॉल्स सीलोम थी। ठीक है, अब कुछ और बेसिक फीचर की बात करें इसकी। हम एक दो बेसिक फीचर की तो बात कर ली कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और ट्रू सीलोम है। इसके अलावा ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में ये मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। मैराइन जैसे कि नेरिस जो हमने बना रखा है, आगे हम चर्चा करेंगे। मैराइन, नेरिस और फ्रेश वाटर, कुछ अर्थ फॉर्म्स फ्रेश वाटर होते हैं। लीच भी जो है फ्रेश वाटर में रहती है। और टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर अर्थ फॉर्म क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल, वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, they are found in marine water, fresh water, as well as they are terrestrial, they are also found on land. अब लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन इनमें काइटिनस सीटे से होता है, या मस्कुलर लेयर हेल्प करती है, या फिर पैरापोडिया वो हेल्प करता है। लोकोमोशन के लिए अगर हम देखें एक्वाटिक फॉर्म में तो ये पैरापोडिया दिख रहा है। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, इसकी मदद से स्विम कर सकता है नेरिस। और इनके ऊपर ये सीटे भी लगे हुए हैं, वो भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं इसकी। ये काइटिनस सीटे होते हैं, एश शेप सीटे होते हैं, इस तरह से ये सीटे होते हैं। और अर्थफॉर्म में केवल सीटे पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। जगह जगह सीटे दिखेंगे, पैरापोडिया नहीं होता। मगर मसल होती है यहाँ पर भी। जो मसल होती है वो दो तरीके की होती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। आपको एस्केलमिन्स में बताया था उनके पास केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जबकि एनिलिडा के पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर लोकोमोशन पैरापोडिया, सीटे और मसल से होता है। यहाँ पर सीटे और मसल से होता है। और अगर हेरिडिटेरी की बात कीजिए तो यहाँ पर सीटे एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर लोकोमोशन वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की मदद से ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर केवल मसल से, यहाँ पर मसल्स और सीटे से, और यहाँ पे मसल्स, सीटे और पैरापोडिया तीनों से लोकोमोशन होता है। अगर हम अर्थफॉर्म में लोकोमोशन की बात करें तो उसे जरा समझते हैं कैसे लोकोमोशन करता है अर्थफॉर्म। ये अर्थफॉर्म है, तो अर्थफॉर्म क्या करता है, अपनी सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी बॉडी वो और पतली हो जाती है और थोड़ी सी अलोंगेट हो जाती है। देखिए इस तरह से सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल हुआ पहले। ठीक है, सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया क्योंकि पतला हो गया, एलोंगेट हो गया। यहाँ आगे इसने अपने सीटे को एम्बेडेड करा दिया, जमीन में धंसा दिया ताकि ये स्लिप ना करे। और इसके बाद इसने अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो बॉडी इस तरह से खिंच गई। सीटे ने इसको हटने नहीं दिया,
ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस जगह पे हुआ। तो इस तरह से अर्थवॉर्म आगे बढ़ गया, फिर ये बॉडी को पतला करेगा और आगे होगा, सीटे को एम्बेडेड करा देगा, जमीन में टिक कर देगा, जो है धसा देगा, और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल को खींचेगा तो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये अपनी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल का यूज करके और सीटे का यूज करके आगे चला जाता है। सीटे किसमें हेल्प करते हैं? सीटे हेल्प करते हैं कि ये स्लिप ना करे। जब ये खींचता है अपनी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हो सकता है स्लिप कर जाता, मगर उस स्लिपिंग को अवॉइड करते हैं कौन? सीटे। ये जमीन में जो पोर्स होते हैं या पोर्स क्रिएट करके उसमें सीटे एम्बेडेड करा देते हैं और बॉडी को आगे खींच लेते हैं, फिर पतला करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर बॉडी को आगे खींच लेते हैं। मेरे ख्याल से हम सभी ने अर्थवॉर्म को देखा हुआ है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अर्थवॉर्म को ना देखा हो, स्पेशली रेनी सीजन में। अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं देखा है आपने, नहीं देखा उसको चलते हुए, तो इस डायग्राम की हेल्प ले लीजिए, इससे समझ में आ गया होगा कैसे चलता है अर्थवॉर्म, कैसे मूव करता है। पहले किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? सर्कुलर मसल का, फिर सीटे को एम्बेडेड करा देता है, और फिर किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल का, और फाइनली ये बॉडी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से लोकोमोशन होता है अर्थवॉर्म में। नेरिस जो है वो तो स्विम करता हुआ चला जाता है, पैरापोडिया सीटे की मदद से स्विम करता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे स्विमिंग में उसको थोड़ा और फोर्स मिलता है और बढ़िया होता है। और लीच की अगर हम बात करें तो केवल सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके पानी में स्विम करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं लोकोमोशन के बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका मतलब माउथ एंड एनस बोथ आर फाउंड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आ गया था एस्केलमिन्स में ही, और अब सभी फाइलम में ये कंप्लीट होना है। उसी तरह से एनिलिडा में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड रिमेन कन्फाइंड टू हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। जो ब्लड है हार्ट उसे प्लम करता है ब्लड वेसल्स में, फिर वो पतली कैपिलरीज में चले जाते हैं, और कैपिलरीज से ही न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड कभी बाहर नहीं आता कि ब्लड वेसल से बाहर चला है, अगर वो बाहर चला है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि यहाँ केस नहीं होता। इसके पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, पर एनिलिडा में फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। और यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके उसका ट्रांसफर करता है, साथ ही साथ CO2 से भी बाइंड करके उसका भी ट्रांसफर करता है। तो जो गैसेस के ट्रांसफर को करते हैं वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज डिसॉल्व इन ब्लड। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसका कलर है रेड, इसी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्या आप बता सकते हैं अर्थवॉर्म के ब्लड का कलर क्या होता होगा? सोच लिया होगा आपने। देखिए क्लास में जब पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चे गलत बताते हैं। आप में से भी कई लोग गलत सोच रहे होंगे शायद। कुछ लोग सोच रहे होंगे कलरलेस है, कुछ लोग ब्लू कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, तमाम तरह के। पर आपको पता है अर्थवॉर्म का ब्लड भी रेड इन कलर होता है। रेड इन कलर होता है क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट डियर वो हीमोग्लोबिन ही होता है। वो होता है कौन? हीमोग्लोबिन, या कुछ केसेस में वो इराइथ्रोक्रियोनिन भी होता है। इराइथ्रो का मतलब होता है रेड, जैसे हमारे आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। साइट्स मतलब सेल, इराइथ्रो मतलब रेड।
इसका मतलब इराइथ्रोक्विनिन रेड पिगमेंट है और हीमोग्लोबिन तो रेड पिगमेंट होता ही है। तो यहाँ पर जो पिगमेंट है वो रेड इन कलर है। अगर पिगमेंट रेड इन कलर है तो सीधी सी बात है यहाँ ब्लड का कलर भी क्या होगा, रेड ही होगा। ये बात अलग है कि अर्थवर्म में वो रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती या एनिलिडा में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, मगर रेड पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, किसी सेल के अंदर नहीं होता। जब प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है तो पूरे ब्लड का कलर क्या कर देता है, रेड। पर हाँ, किसी सेल के अंदर नहीं होता। तो आपने क्या जाना कि एनिलिडा हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम and the respiratory pigment is hemoglobin and erythroquinin. RBCs are absent, red blood cells are absent, and hemoglobin is dissolved in plasma. या erythroquinin होगा तो भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। तो इस बात को आपने लिख लिया होगा कि hemoglobin is dissolved in plasma because RBCs are absent. तो ब्लड का कलर क्या हो गया, रेड। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन यहाँ पे वो नेफ्रीडिया से होता है, और नेफ्रीडिया 3 तरह के होते हैं। इंटीगुमेंट्री जो स्किन के ऊपर खुलता है और वेस्ट को बॉडी से कलेक्ट करके सीधे स्किन के जो पोर होते हैं उससे बाहर फेंक देता है। सेप्टल और फेरेंजियल, ये दोनों वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में ड्रेन करते हैं, वहां पे डालते हैं, और वहां से वेस्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है, एनएस के थ्रू बाहर। तो इसके और इसके वेस्ट एलिमिनेट करने में अंतर होता है। इंटीगुमेंट्री भी वेस्ट हटा रहा है, ये दोनों भी हटा रहे हैं, तो ये तीनों, इसका मतलब एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है। मगर इंटीगुमेंट्री वेस्ट को लेता है और सीधे बाहर फेंक देता है। तो उस वेस्ट में हो सकता है वाटर हो सकता है कई जरूरी आयंस हो, वो भी बॉडी से लॉस हो जाते हैं। इसका मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम नहीं करता। कौन, इंटीगुमेंट्री, क्योंकि वेस्ट उठाया फेंक दिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बता दूं, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखना, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बॉडी में एक बैलेंस बना होना चाहिए वाटर और सॉल्ट का। सॉल्ट बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया वेस्ट को ले रहा है और सीधे बाहर फेंक रहा है, तो साथ ही साथ वो सॉल्ट और वाटर में से किसी चीज को, ज्यादा चीज को बाहर फेंक सकता है। हो सकता है ज्यादा सॉल्ट एलिमिनेट कर दे जिससे बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाए। मगर सेप्टल और फेरेंजियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वेस्ट को एलिमेंट्री कैनाल में ड्रेन करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जिस चीज की कमी बॉडी में होती है, एलिमेंट्री कैनाल वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वाटर की कमी है तो वेस्ट में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सॉल्ट की कमी है तो वो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट में से, और बाहर केवल वेस्ट जाता है। अगर सॉल्ट ज्यादा है तो उसे बाहर जाने देगा, पर अगर कम है तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब ये मेंटेन करेगा ऑस्मोलिटी, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को बना के रखेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मम्मी ने कहा कि भाई झाड़ू लगा दो, वैसे भी कहाँ आजकल ज्यादा पढ़ाई हो रही है, थोड़ा काम ही करा करो, हमेशा टीवी देखते रहते हो। और आप गए और गुस्से में आपने झाड़ू लगाई, ऐसे से उठाया, उसमें वॉलेट, पर्स, मोबाइल सब उठा के कूड़े वाले को दे दिया, तो नुकसान हो गया। एक दूसरा भी तरीका था कि वे पहले झाड़ू लगाई, फिर इकट्ठा किया और देखा कि उसके अंदर मोबाइल है, निकाल लिया, वॉलेट है, निकाल लिया, पर्स है, निकाल लिया, 500 का नोट भी मिला, निकाल लिया आपने। अब वो कचरा आपने दिया किसको, कूड़े वाले को। तो इसका मतलब आपने केवल वेस्ट को बाहर निकाला, बाकी जो काम की चीजें थी वो उसमें से चुन लिया आपने। तो यहाँ यही होता है, जब सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रीडिया वो एलिमेंट्री कैनाल में वेस्ट को डालते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल उसमें से जरूरी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि इंटीगुमेंट्री वो निकालता है वेस्ट, साथ में वाटर, सॉल्ट भी होता है, सब उठा के बाहर फेंक देता है। तो इसका मतलब इंटीगुमेंट्री का फंक्शन केवल एक्सक्रीशन हुआ, जबकि इन दोनों का फंक्शन, सेप्टल और फेरेंजियल का फंक्शन क्या हुआ, इसके फंक्शन 2 हुए, एक तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन रख रहे हैं ये दोनों।
जबकि इंटीग्यूमेंट्री का फंक्शन केवल क्या है, एक, वो है एक्सक्रीशन. इट इज ओनली एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, whereas septal and pharyngeal nephridia, they perform both function excretion and osmoregulation, because they drain, septal and pharyngeal nephridia, they drain the waste into the alimentary canal, and alimentary canal absorb water, necessary water and ions from the waste, whereas integumentary nephridia, that drains the waste outside the body. ठीक है. इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. तो नर्वस सिस्टम का बेसिक जो कंपोजिशन है वो वैसा ही है जैसा प्लेटीहेल्मिन्थ में, एस्केल्मिन्थ में था, मगर यहाँ पर थोड़ा और एडवांस हो गया है ब्रेन. पर बेसिक कंपोजिशन वही है. बेसिक क्या लिखाया था आपको एस्केल्मिन्थ में, वही यहाँ पे होगा, लिख लीजिएगा. पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड. पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, मतलब ऐसे पेयर्ड गैंग्लिया होगा और डबल जो है सॉलिड नर्व कॉर्ड होगी, जो वेंट्रल साइड पे एनिमल के होगी. हमेशा नर्वस सिस्टम जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पे होती है, जो भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं. पर जैसे ही कॉर्डेट्स आएंगे ना, ये डॉर्सल साइड पे आ जाएगा पूरा नर्वस सिस्टम, मगर यहाँ पे अभी कहाँ है, वेंट्रल. तो आपने लिखा पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ठीक है. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो ये एनिमल मोनोइशियस भी हो सकते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन सेम एनिमल. इनमें अर्थवॉर्म में, लीच में हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है. मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में होते हैं, मगर याद रखिएगा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो केवल टेप फॉर्म कर रहा था. भले मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, बट दे विल परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं. और उसका एक और कारण होता है इन एनिमल्स में कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है. मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन में से कोई एक सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है और दूसरा बाद में. जैसे अर्थवॉर्म में प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है. प्रोटेंड्रस प्रोटो एंड्रस वर्ड से बना है. एंड्रस वर्ड मेल के लिए यूज हो रहा है. जैसे एंड्रोजन हार्मोन का मतलब होता है मेल हार्मोन, तो एंड्रो वर्ड मेल के लिए, गायनो वर्ड फीमेल के लिए. तो प्रोटेंड्रस मतलब प्रोटो एंड्रस, प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, वो पहले मैच्योर हो जाता है. और फीमेल सेक्स ऑर्गन अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो ये किसी दूसरे फीमेल को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखता है. इसीलिए जब यंग होता है तो मेल की तरह बिहेव करता है, और बाद में थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो फीमेल की तरह बिहेव करता है. भले दोनों सेक्स ऑर्गन है, पर मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है. पहले या तो मेल या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होता है. यहाँ पर कौन सा होता है, मेल. प्रोटेंड्रस कंडीशन है. आप अगर भूल जाते हो तो आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हो. प्रोटेंड्रस का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन पहले होता है, राइट. प्रोटो एंड्रस, फर्स्ट मेल सेक्स ऑर्गन दे मैच्योर एंड देन फीमेल. तो ये चीज मदद करती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, कि पहले मेल सेक्स ऑर्गन जो है मैच्योर हो रहा है, फिर फीमेल. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है. यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है दोनों में, अर्थवॉर्म में, लीच में. नेरिस में यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. यहाँ एक लार्वा होता है, उसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा. यहाँ पर होता है ट्रोकोफोर लार्वा. लार्वा है, लार्वा हमेशा एडल्ट से अलग होता है, इसीलिए नेरिस में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जबकि अर्थवॉर्म और लीच उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. ठीक है. तो ये बात हो गई रिप्रोडक्शन की. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हमें क्लासिफिकेशन में अभी समझ में आ जाएंगे, उस बात को हम समझ लेते हैं. ठीक है. ये हम जो है रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो लिखने की. आपने लिख ही लिया होगा.
देखिए यहाँ 3 मेन क्लासेस होती हैं। ऐसे तो 2 छोटी छोटी क्लासेस और होती हैं और उसमें इतने कम मेंबर है कि उनका डिस्कशन हम नहीं करते, जरूरत भी नहीं होती। पॉलीकीटे, ओलिगोकीटे, हिरुडिने। कीटे का मतलब यहाँ पर सीटे है और पॉली का मतलब बहुत सारे, तो इसका मतलब यहाँ पे मैनी सीटे, बहुत सारे सीटे होते हैं यहाँ पर। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और कीटे का मतलब वही सीटे। यहाँ पर बहुत सारे सीटे होते हैं, ये देखिए पूरी बॉडी पे सीटे बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे कम सीटे होते हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पे सीटे होते ही नहीं, सीटे एब्सेंट। तो इस आधार पे क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे सीटे हैं तो पॉलीकीटे को बिलोंग करेगा, अगर थोड़े बहुत सीटे हैं तो ओलिगोकीटे को बिलोंग करेगा, और अगर सीटे एब्सेंट है तो हिरुडिने को बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, सीटे। सीटे हैं तो कितने हैं, अगर ज्यादा हैं तो पॉलीकीटे, थोड़े बहुत है तो ओलिगोकीटे, और है ही नहीं तो हिरुडिने को बिलोंग करेगा एनिमल। ठीक है, अब जरा और डिफरेंसेस को देखते हैं। ये डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाए। अगर आप देखो यहाँ पर इस एनिमल को एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3 एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं फाइलम एनिलिडा के, ये तीनों जरूर याद रखने हैं। हाँ, और भी कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है पर लेस इंपॉर्टेंस है उनकी। इन तीनों को तो भूल ही नहीं सकते आप, और इन तीनों के आधार पे हम क्लासिफिकेशन के आधार अभी कर देंगे। पॉलीकीटे में अगर आप देखिए तो यहाँ पे हेड डिस्टिंक्ट है, अलग से दिख रहा है बाकायदे हेड, क्योंकि हेड में आपको दिखाई दे रही हैं आईज साफ साफ, जो कि सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा टेंटेकल्स हैं, ये भी सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। पाल्प्स हैं, ये भी टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हेड अलग से दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है, देख के ही बता सकते हो कि ये रहा हेड। उसमें आंखें हैं, टेंटिकल्स हैं, पाल्प हैं, जबकि यहां पर हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट, और यहां पर भी हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट। यहां पर देखिए हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट, अगर आप देखिए, और यहां पर भी, यहाँ पे आप अगर अर्थवर्म चल नहीं रहा हो ना, रुका हुआ हो, तो आप देख के बता नहीं सकते कि सर किधर है और पूंछ किधर है, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हेड पे ना तो कोई टेंटेकल है, ना तो कोई पाल्प है, ना तो कोई आईज है, दोनों में ही, इसीलिए पता ही नहीं लगता देख के कि कहाँ सर है। तो हेड इनका अलग से डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिस्टिंक्ट हेड एब्सेंट, आईज एब्सेंट, palps and tentacle also absent in Oligochaetae and Hirudinae, which is present in Polychaetae. तो लिख लिया होगा आपने, हेड डिस्टिंक्ट, हेड नॉट डिस्टिंक्ट, हेड नॉट डिस्टिंक्ट। ये दूसरा बड़ा अंतर हुआ। अगर हम पॉलीकेटे की बात करें तो ये सब मैराइन होते हैं, ये सब समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, जबकि अगर इसकी बात कीजिए तो ये या तो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं या ये लैंड पे टेरेस्ट्रियल, और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ओलिगोकीटे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में मिलता है, जबकि पॉलीकीटे वो मैराइन है। वो क्या है? मैराइन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब पॉलीकीटे की बात करते हैं पहले अलग से, फिर इसकी, और फिर इसकी बात करेंगे, जो इनके अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर्स है उनकी बात। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। जब ये नैरिस सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो इसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदलाव क्या आते हैं कि इसकी बॉडी दो रीजन में डिवाइड हो जाती है। जो आंखें हैं वो और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, और पाल्स वगैरह और विकसित हो जाते हैं इसमें, इस तरह से।
और पीछे के सेगमेंट जो होते हैं बाद के, दे आर फिल्ड विद स्पर्म और ओवा। ये पूरे के पूरे, या अगर मेल है तो स्पर्म से, और अगर फीमेल है तो ओवा से। स्पर्म और ओवा से फिल्ड हो जाते हैं। मेल्स अलग होते हैं, फीमेल अलग। तो मेल्स में स्पर्म भर जाता है पूरा, और सारे और ऑर्गन डिजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरा स्पर्म से भर जाता है। फीमेल है तो पूरा ओवा से भर जाता है, उसमें भी सारे ऑर्गन डिजनरेट हो जाते हैं। तो जब ये सेक्सुअली मैच्योर होता है तो उसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर का जो एंटीरियर पार्ट है उसे एटोक कहते हैं, और नीचे का पार्ट एपिटोक। एपिटोक वो पार्ट है विच इज फिल्ड विद गैमीट। यहाँ पर गैमीट फिल्ड हो जाता है, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं हेट्रोनेरिस। हेट्रोनेरिस, हेट्रोनेरिस इज द सेक्सुअली मैच्योर स्टेट ऑफ नेरिस। ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है, बल्कि हेट्रोनेरिस वो नेरिस का ही सेक्सुअली मैच्योर स्टेट होता है। जब ये सेक्सुअली मैच्योर होता है तो इसमें बदल जाता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सेंस ऑर्गन सारे डेवलप हो जाते हैं, बॉडी के पीछे के हिस्से में सारे ऑर्गन्स डिजनरेट कर जाते हैं और गैमीट से भर जाती है, और आगे के हिस्से में कुछ थोड़े बहुत ऑर्गन्स होते हैं। ये जो हेट्रोनेरिस होते हैं मेल और फीमेल, जब फुल मून लाइट होती है तो ये सब ओशन फ्लोर पे, ऊपर ओशन पे आ जाते हैं इकट्ठे लाखों की संख्या में जब मून लाइट पड़ती है उनपे, और ये सब जो है राउंड डांस परफॉर्म करते हैं सारे मिलके, एक तरह से ग्रुप डांस परफॉर्म करते हैं, डांडिया गरबा टाइप जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही करते हैं सब मिलके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि मैं एक और बात बता दूं फिर इस प्रश्न को पूछता हूं। जब ये राउंड डांस करते हैं ना मेल फीमेल, करते 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 इन सबकी बॉडी फट जाती है, मेल फीमेल डाई कर जाते हैं सब, और इनके गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं स्पर्म एंड ओवा पूरे समुद्र में, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्रुप डांस क्यों करते हैं लाखों में? सोलो डांस भी तो कर सकते थे, एक मेल फीमेल अपना अपना डांस कर रहे हैं, अलग अलग कर लेते। ये साथ में लाखों मिल के ग्रुप डांस करते हैं और बॉडी फट जाती है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप डांस, गरबा, डांडिया, व्हाटएवर यू वुड कॉल इट, उसी तरह का कुछ रूप होता है। देखिए, समुद्र बहुत जो है बड़ा होता है। अगर मेल फीमेल अलग अलग डांस कर रहे हैं और बॉडी फटी, स्पर्म रिलीज हुए, तो समुद्र में हो सकता है खो जाए, कुछ ही फर्टिलाइज कर पाए। लाखों स्पर्म रिलीज हुए पर एक दो का ही फर्टिलाइजेशन हो, बाकी सब बिखर जाए। मगर जब ये ग्रुप में डांस करेंगे, एक साथ बॉडी फटेगी, तो स्पर्म एंड ओवा एक एरिया में बहुत होंगे, करोड़ों स्पर्म एंड ओवा होंगे, मैनी करोड्स में, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगा। इसीलिए ग्रुप डांस करते हैं, ये मिलकर करते हैं, ताकि एक ही जगह पे लाखों मेल और फीमेल की बॉडी बर्स्ट करती है, और स्पर्मेटोजोन और ओवा का नंबर कई गुना ज्यादा हो जाता है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होते हैं। इसीलिए देखिए, नेचर ने हर एनिमल को इंस्टिंक्ट दिया है, इंस्टिंक्ट दिया है कि वो अपनी रेस को कैरी ऑन करे, अपनी स्पीशीज को कैरी ऑन करे। भले उसकी जान चली जाए पर उसकी स्पीशीज आगे बढ़े, ये इंस्टिंक्ट हर स्पीशीज को नेचर ने दिया है, और इसी की वजह से स्पीशीज सरवाइव कर पाती हैं। अगर इंस्टिंक्ट नहीं होता तो कई सारी स्पीशीज नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाती। ऐसा नहीं कि एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, समय के साथ बहुत सारी हुई भी एक्सटिंक्ट, मगर मैक्सिमम स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसीलिए देखते हो आप, माँ बाप मर भी जाएं तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आगे की स्पीशीज है। ह्यूमन कहता है कुल का दीपक है, कुल का चिराग है ना, बॉय। कई लोग बॉय को कंसिडर करते हैं कि बेटा ही कुल का दीपक है, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बेटी को नहीं मानते। परंतु ये जानना चाहिए कि बेटा कुल का दीपक है तो बेटी भी कुल की दीपिका पादुकोण बन सकती है, नाम रोशन कर सकती है। वो आजकल लोग समझने लगे हैं इस बात को। तो वैसे ही कुल को चलाने के लिए केवल ह्यूमन वो नहीं सोचता, हर एनिमल सोचता है। भले जान देनी पड़े, पर एनिमल जो है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाता है, प्रोपगेट करता है, और वही इंस्टिंक्ट इनके पास है। इसीलिए सब मिलकर डांस करते हैं और बॉडी फट जाती है। एक जगह पे स्पर्म और ओवा रिलीज होते हैं। समुद्र बहुत बड़ा है, पर एक जगह पे जब नंबर बहुत ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होंगे? मोर, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो
यहाँ पर फर्टिलाइज प्रोडक्ट बनता है, उसमें से निकलता है ये लार्वा जो अभी आपको बताया, ट्रोकोफोर लार्वा। और ये ट्रोकोफोर लार्वा जब बड़ा होता है तो नेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये नेरिस हमने बनाया, नेरिस को सैंड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे की सैंड में पाया जाता है। इसे रैग वॉर्म भी कहते हैं। रैग का मतलब डेकोरेटिव, तो बहुत डेकोरेटिव और सुंदर दिखता है। यहाँ थोड़ा कम ही कलरफुल दिख रहा है, और भी कलर भरे जा सकते थे। तो ये बहुत जो है ब्यूटीफुल है। और क्लैम भी कहते हैं इसको, क्लैम, CLAM। क्लैम मतलब ये डिग करता है, जो सॉइल होती है, सैंड होती है, तो डिगिंग के प्रोसेस को ही क्लैम कहते हैं। तो क्लैम वॉर्म भी है ये। तो नेरिस इज सैंड वॉर्म, रैग वॉर्म, क्लैम वॉर्म। एक और एग्जांपल है इसमें एफ्रोडाइट, और एक एग्जांपल है कीटोप्टेरस। एफ्रोडाइट को कहते हैं सी माउस, क्योंकि देखने में कुछ चूहे जैसा लगता है, समुद्र में रहता है, तो कहते हैं सी माउस, मगर ये माउस नहीं है, एनिलिडा को बिलोंग करता है। और कीटोप्टेरस ये पैडल वॉर्म है, कुछ इस तरह से दिखता है, इसीलिए पैडल वॉर्म इसे हम कहते हैं। तो एफ्रोडाइट सी माउस, कीटोप्टेरस पैडल वॉर्म। ठीक है, ये बात हो गई नेरिस की। अब हम बात करते हैं ओलिगोकीटे में अर्थवॉर्म की। देखिए, बॉडी में नंबर ऑफ सेगमेंट्स ना तो यहाँ फिक्स थे, ना तो यहाँ फिक्स हैं, केवल यही फिक्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे भी फिक्स नहीं होते। नंबर ऑफ सेगमेंट 100 से 120 हो सकते हैं। यहाँ पे ये माउथ है, इस एंड पे एनस है। यहाँ पर क्लाइटेलम दिख रहा है। क्लाइटेलम जो है ना वो कुकून बनाता है, और ये परमानेंटली इसमें होता है। क्लाइटेलम, कुकून वो जगह है जहां पर एग्स डेवलप करते हैं, फर्टिलाइजेशन जहां पे होता है आपके लिए। तो कुकून परमानेंटली रहता है इनमें, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्लाइटेलम वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तभी फॉर्म होता है। यहाँ पे परमानेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, जरूरत ही नहीं क्लाइटेलम की, फर्टिलाइजेशन तो बाहर हो रहा है इनमें, तो क्लाइटेलम जैसी कोई चीज यहाँ होती ही नहीं। यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे जो है टेम्परेरी, इट इज फाउंड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो यहाँ पे टेम्परेरी और यहाँ पे परमानेंट। ठीक है, क्लाइटेलम में एग का डेवलपमेंट होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म के अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लंबराइकस, इसे हम कहते हैं यूरोपियन अर्थवॉर्म। यूरोपियन अर्थवॉर्म, यूरोपियन अर्थवॉर्म। एक और अर्थवॉर्म होता है जो इडली डोसा सांबर वड़ा खाता है। क्या मतलब समझा आपने? इसका मतलब साउथ इंडिया में रहता है, इडली सांबर वड़ा डोसा नहीं खाता वो इसलिए कहा गया कि वो साउथ इंडियन अर्थवॉर्म है। और उसे हम कहते हैं मेगा स्कॉलेक्स। मेगा स्कॉलेक्स, साउथ इंडियन अर्थवॉर्म, साउथ इंडियन अर्थवॉर्म। ये इडली डोसा सांबर वड़ा जो लोग खाते हैं उस जगह पे पाए जाते हैं। ये फीड तो उसी पे करते हैं, आप जानते हो, मड पे, ह्यूमस पे, जिसपे ये कॉमन नॉर्थ इंडिया वाला अर्थवॉर्म फीड करता है, मगर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। एक और होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं ट्यूबीफेक्स। दिस इज नोन एज ब्लड वॉर्म। ब्लड वॉर्म, ब्लड वॉर्म कॉमन नेम है। जरा सोच कर बताइए, अंदाजा लगा के सोचिए, बता तो नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। इसे ब्लड वॉर्म क्यों कहते हैं? अपना दिमाग चलाना जरूरी है, सोचना जरूरी है। जियोलॉजी में रटना ही नहीं होता सब। कई सारे लोगों ने अलग अलग चीज सोची होगी। क्लास में जब पूछते हैं तो बच्चों का जवाब होता है ब्लड पे फीड करता होगा, ब्लड वॉर्म है। कई सारे बच्चों का मैक्सिमम यही आंसर आता है। मगर ब्लड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ट्यूबीफेक्स इज ब्लड रेड इन कलर। ये ब्लड रेड इन कलर होता है और इसी वजह से इसको ब्लड वॉर्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड पे फीड करता है।
एक्चुअली ये सीवेज कंटेमिनेशन में रहता है, जहाँ सीवेज होती है उस कंटेमिनेशन में रहता है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो कम ऑक्सीजन से गुजारा करने के लिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन का नंबर बहुत ज्यादा होता है इनमें, तभी ये कम ऑक्सीजन, जहाँ कम पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वहाँ जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है बहुत, तो इनके अंदर बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए ब्लड रेड कलर के दिखते हैं और कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेते हैं ये। तो हीमोग्लोबिन की अधिकता की वजह से इन्हें टीबीफैक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हीरोडिने की। अभी हमने बात की ये अकेला है जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स दैट इज इक्वल टू 33 सेगमेंट होते हैं। केवल यही ऐसा है जहां पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स फिक्स होते हैं और वो सेगमेंट फिर छोटे छोटे और सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं एनुलाई। ये एनुलाई रेड से सेगमेंट बनाए, ऐसे 33 सेगमेंट होंगे, हमने काउंट करके नहीं बनाया डायग्राम में, और दीज सेगमेंट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू एनुलाई। ठीक है, अब हमने कहा कि एनलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पर ये एक्सेप्शन है, ये जो हीरोडिने क्लास है ये अकेला है जहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पे क्या होगा, क्लोज्ड, यहां पे भी क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मगर यहां पे क्या है, ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड। तो देखिए एनलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट हीरोडिने वो क्लास है जहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये अकेला क्लास है जहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनलिडा का होते हुए भी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। केवल इतना ही नहीं, सीलोम है तो, बट सीलोम इज हाइड्रोल टिश्यू। जो सीलोम है, बॉडी कैविटी है, उसकी जगह बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसमें बोट्राइडल टिश्यू फिल हो जाता है। ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और ऐसा माना जाता है कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है इसके। तो ये पॉइंट जरा लिख लीजिए, सीलोम इज हाईली रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोट्राइडल टिश्यू which is mesodermal in origin and supposed to be excretory in function, और ऐसा माना जाता है कि इसका फंक्शन क्या है, excretory, and supposed to be excretory in function। ठीक है, इसके अलावा जो लीच होती है ना, ये पैरासाइट होती है, आप जानते हो, ब्लड पैरासाइट। लीच क्या है, ब्लड पैरासाइट। जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में जाते हैं ये उनकी बॉडी से स्टिक कर जाते हैं और ब्लड को सक करते हैं। अगर ह्यूमन की बॉडी पे आए तो वहां भी ब्लड सक कर सकते हैं, मगर जनरली एनिमल्स को शिकार बनाते हैं, स्पेशली बफेलोज। आप देखते हो बफेलोज जो होती है ना, इंडियन बफेलोज, उनको वाटर बफेलो कहा जाता है क्योंकि जहां पानी उन्होंने देखा वहां जाके बैठ गई तुरंत। क्यों? क्योंकि जानते हो स्किन बहुत थिक होती है, ब्लैक होती है, गर्मी बहुत लगती है उनको, तो पानी मिलते ही बैठ जाती है वहां पे। और एक कहावत भी, गई भैंस पानी में। दैट मीन्स कि जब बफेलो पानी में जाती है ना तो उसको निकालना वो बिल्कुल भी ह्यूमन के हाथ में नहीं होता, अपनी मर्जी की है, जब मर्जी तब निकलेगी। काम बिगड़ जाने को कहते हैं गई भैंस पानी में गई तो अब निकलेगी नहीं, क्योंकि पानी से इतना प्यार है, गर्मी इतनी ज्यादा है। तो अक्सर ये बफेलोज बैठी रहती हैं वाटर में, वहां पर ये लीच होती है तो इनकी बॉडी से ब्लड को सक करती है, क्योंकि कई आवर्स तक ये बफेलोज वहां बैठी रहती हैं। और कभी शायद आपने देखा होगा, इफ यू हैव विजिटेड योर विलेज, सभी का कोई ना कोई गांव होगा और कुछ लोग शहर में ही रहे होंगे, पर ज्यादातर लोग गांव भी जाते होंगे। बफेलो पे कभी कभार ये लीच आपको चिपकी हुई, स्टिक करी हुई उनकी बॉडी पे दिखाई देती है, वो ब्लड को सक करती रहती है। तो उसे हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। जब सॉल्ट डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बाहर आएगा तो बॉडी से पानी बाहर आने लगेगा, लीच उसको छोड़ना ही पड़ेगा और मर भी जाएगी ज्यादा सॉल्ट होगा तो ये तरीका होता है, नमक डाल के हटा दीजिए लीच। खींचेंगे ना तो स्किन का पार्ट भी लेकर आ जाएगी, क्योंकि इसमें सकर्स होते हैं,
वो सकर्स ना बहुत जो है फॉर्मली अटैच हो जाते हैं बॉडी से। 2 सकर्स होते हैं इसमें इस तरह से, ये सकर हैं जो अटैचमेंट के लिए होते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिन्स में आपको दिखे थे सकर्स, उसी तरह के यहाँ पे हैं। तो ये लीच है। जब ये लीच किसी का ब्लड जो है वो सक कर रही होती है तो ब्लड बाहर आते ही कोगुलेट कर जाता है। वो ब्लड कोगुलेट न करे ये बात भी इंश्योर करती है, और इसके लिए ये लोग सीक्रेट करते हैं क्या, हीरोडिन। हीरोडिन इज एन एंटी कोगुलेंट which is present in saliva of leech which prevents blood coagulation। ये एंटीकोगुलेंट है जो लीच के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और वो ब्लड कोगुलेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, और ये आराम से ब्लड लगातार पीती रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई तीनों क्लास की, और तीनों क्लास की बात करने के साथ साथ ये एनलिडा का टॉपिक भी क्या होता है, खत्म। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे ऑर्थोपोडा, अभी नहीं, ऑर्थ्रोपोडा ये नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा स्पीशीज इसमें है, और ये फाइलम थोड़ा सा बड़ा है। ये एनलिडा की तरह छोटा नहीं है जो एक लेक्चर में खत्म हो जाए, ये थोड़ा समय लेगा खत्म होने में, एक लेक्चर से थोड़ा सा ज्यादा, तब जाके ऑर्थोपोडा खत्म होगा। पर ऑर्थोपोडा वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम केवल एनलिडा को पढ़ रहे हैं, उसी को खत्म कर रहे हैं। तो आप जो है पढ़ते रहिए, कोई डाउट आता है तो उसे शेयर करते रहिए, वो आंसर्स मैं आपको देता रहूंगा। आज के लिए डियर इतना ही, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।